अगर कॉजेस पूछता है तो चारों को एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन अगर से पूछता है व्हाट इज द इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एक्सप्लेन ब्रीफली, तो हम क्या लिखेंगे? साराजेवो क्राइसिस। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं अंकिका, आप सबकी मेंटोर, और आज लैंग्वेज और लिटरेचर से हटके हम करने वाले हैं हिस्ट्री। जी हाँ, क्लास 10 आईसीएसई का फर्स्ट चैप्टर, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो देखो अब इसमें क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ। बहुत सारे कंट्रीज ना आपस में झगड़ते हैं, वॉर होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे कंट्रीज का लॉस होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, डिवास्टेशन होता है, बहुत सारे लॉसेस होते हैं, बहुत सारे नया वेपन्स आता है, डिफेंस आता है, मिलिट्री फोर्सेस आते हैं, बहुत कुछ होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है ना कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक टर्निंग पॉइंट ले लेता है पूरे वर्ल्ड के हिस्ट्री में। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि फॉट ऑन अ वर्ल्ड वाइड स्केल। अब पूरे वर्ल्ड वाइड स्केल में लड़ाई हुई थी, ठीक है, अमॉन्ग ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि बहुत सारे कंट्रीज, इस पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज लोगों ने इस वर्ल्ड में अपना अपना हिस्सा लिया था। कुछ न्यू मेथड्स आए थे जिसमें डिफेंस और डिस्ट्रक्शन भी यूज हुआ था। ओके, वॉर जो है वो टर्निंग पॉइंट हुआ था पूरे वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री में। तो ये वर्ल्ड की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी होता है, फिजिज्म नेजिज्म भी आते हैं। तो ये जो वॉर है ना, ये एक टर्निंग पॉइंट है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, अब इस वॉर में ना अलग अलग ग्रुप्स थे। एक था हमारा अलाइज ग्रुप, ठीक है, और एक है हमारा सेंट्रल पावर्स। अब इस ग्रुप के में कौन कौन से कंट्रीज थे? फ्रांस, ओके, ब्रिटेन, रशिया, इटाली, जापान और यूएस। यूनाइटेड स्टेट्स तो बाद में आई थी 1917 में। ओके, ठीक है, और इसमें कौन कौन से कंट्रीज थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी। देखो ये जो दोनों कंट्रीज है ना, ये दो सेपरेट कंट्रीज है। बाद में, अभी तो ये एक है, बाद में सेपरेट भी हो जाएंगी। ठीक है, और ये ओटोमन एम्पायर, जिसको हम लोग कहते हैं टर्की। ठीक है, तो ये दो ग्रुप्स फॉर्म हुए थे। अब अगर सवाल आए कि भाई वर्ल्ड वॉर हुआ क्यों हुआ वर्ल्ड वॉर? 4 रीजन की वजह से। कॉजेस क्या क्या है? पहला है नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, ठीक है। दूसरा है रेस ऑफ आर्मामेंट्स, ठीक है। थर्ड है हमारा डिवीजन ऑफ यूरोप, और फोर्थ क्या है? साराजेवो क्राइसिस। अगर आपको सवाल आता है एग्जाम में कि भाई व्हाट इज द इमीडिएट कॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो हम क्या लिखेंगे? साराजेवो क्राइसिस। ओके, अगर कॉजेस पूछता है तो चारों को एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन अगर से पूछता है व्हाट इज द इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एक्सप्लेन ब्रीफली, तो हम क्या लिखेंगे? साराजेवो क्राइसिस। गॉट माय पॉइंट? अब नेक्स्ट, अब एक एक करके पढ़ लेते हैं कि भाई ये सब है क्या। ठीक है, अब देखो पहला नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। अब इसमें क्या होता है? नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? सेंस ऑफ यूनिटी। जब एक यूनिटी होता है ना लोगों के अंदर, फेल्ड बाय पीपल ऑफ द कॉमन हिस्ट्री, ठीक है, लैंग्वेज, कल्चर, जब एक ही समान के लोग यूनिटी को शेयर करते हैं तो उसे हम कहते हैं नेशनलिज्म। लेकिन अगर मान लो मैं इंडिया में रहती हूँ, ठीक है, अगर हम ये कह दें कि भाई मेरा इंडिया तो सबसे बेस्ट है, बाकी सारी कंट्रीज ना वेस्ट है, ठीक है, तो अगर हम ये कहे, ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे? अग्रेसिव नेशनलिज्म का जन्म होता है। मतलब कि अगर हमारा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमें हिट किया, अगर मेरे को लगे कि मैं ही सबसे बेटर हूँ, तो बाकी लोग की तरफ अगर हम हेट्रेड दिखाते हैं तो अग्रेसिव नेशनलिज्म का जन्म होता है, जिसकी वजह से क्या आता है? इंपीरियलिज्म। मतलब कि देखो, अगर एक कंट्री अपने कंट्री को सुपीरियर मानता है और दूसरे कंट्री की तरफ हेट्रेड दिखाता है, ठीक है, तो होता है अग्रेसिव नेशनलिज्म। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो कंट्री पावरफुल होती है, ठीक है, पावरफुल नेशन जो होती है, वो जो लेस पावरफुल है उनके ऊपर हक जमाता है, उनका कंट्रीज को, उनके टेरिटरीज को अपनाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो मतलब क्या है इंपीरियलिज्म का मतलब? पावरफुल नेशन एस्टैब्लिशेस इट्स कंट्रोल ओवर अनदर कंट्री। जो पावरफुल नेशन है वो एक, मान लो XYZ दो कंट्रीज है, एक X कंट्री है, एक Y कंट्री है। ओके, तो X कंट्री पावरफुल है, वो सोचती है कि भाई Y कंट्री थोड़ा लेस पावरफुल है, बहुत ही कमजोर है, तो हम उसके ऊपर हमला करके उसकी जगह को अपना लेंगे। ठीक है, तो वो होता है इंपीरियलिज्म। और ये क्यों होता है? अग्रेसिव नेशनलिज्म की वजह से। ठीक है, अभी और कंट्री एक्वायर्ड इज कॉल्ड अ कॉलोनी, और जो कंट्री एक्वायर हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं? कॉलोनी। कॉलोनीज प्रोवाइडेड रॉ मटेरियल। अब ये क्या क्या देती है? देखो, रॉ मटेरियल्स देती है, चीप लेबर देती है कम में, ठीक है, एग्रीकल्चरल लैंड देती है, ट्रेडिंग पोर्ट्स भी देती है टू द इंपीरियल नेशन। अब जो नेशन उनके ऊपर कब्जा करती है वो उस नेशन को क्या क्या चीज का प्रोवाइड, मतलब क्या क्या चीज देते हैं उनको? चीप लेबर, ठीक है, एग्रीकल्चरल लैंड, ओके, ट्रेडिंग पोर्ट्स एंड मटेरियल, रॉ मटेरियल्स। तो किसको देते हैं? ये इंपीरियल नेशन को। ओके, नेक्स्ट, इंग्लैंड और फ्रांस जो है
वो एक ह्यूज कॉलोनियल एम्पायर बना ली थी। कहाँ पे? एशिया और अफ्रीका में। किसने बनाया था? इंग्लैंड और फ्रांस ने। जर्मनी, इटाली, रशिया एंड जापान also wanted to increase their sphere of influence and create their colonies in Asia। अब जो ये कंट्रीज है ना, जर्मनी, इटाली, रशिया और जापान, ये क्या सोच रहे थे कि भाई हम भी अपना कॉलोनीज को इंक्रीज करते हैं, हम भी किसी अदर कंट्री पे हमला करेंगे, वॉर करेंगे और फिर हम भी उस कंट्रीज को अपना लेंगे। ठीक है। एक चीज और है भाई, आपके पास ना 3 बुक होगा, मॉर्निंग स्टार, टोटल हिस्ट्री और एपीसी। ठीक है। तो एपीसी बहुत अच्छा बुक है, बट आपको आंसर्स लिखने के लिए बेटर होगा टोटल हिस्ट्री और मॉर्निंग स्टार। ओके, मैं बता दी हूँ पहले ही। अभी देखो तो क्या होता है, सो टू एक्सपैंड देयर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एम्पायर। अब लोग ऐसा क्यों करते हैं? अपने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एम्पायर को और एक्सपैंड करने के लिए। ठीक है, समझ आ गया? अभी देखो, पहला तो था मेरा पहला पॉइंट हो गया, कॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या है। सेकंड क्या है? रेस ऑफ आर्मामेंट्स। अगर कोई एक कंट्री देखती है कि सामने वाला कंट्री बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, तो वो अपना क्या करेगा? अपने भी स्ट्रांग पॉइंट्स को बढ़ाएगा। राइट। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, एवरी मेजर। अब एक चीज और है यहाँ पे, आपकी लिटरेचर बुक में एक स्टोरी है, द लास्ट लेसन। उसमें ना फ्रेंच क्लास की लास्ट क्लास होती है, तो जो टीचर है ना वो लास्ट क्लास देने के लिए आते हैं अपने बच्चों को। तो वो वॉर जो थी ना, वो यही वाली वॉर थी। ठीक है। इसमें क्या होता है कि एल्सास और लॉरेन के ऊपर हमला होता है, तो फ्रांस लोग उस वॉर में हार जाते हैं और जर्मन लोग उस पर मतलब हमला करते हैं और वो उस चीज को अपना लेते हैं। ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि फ्रांस में जर्मन अब बोला जाएगा, फ्रांस अब नहीं बोला जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि फ्रेंच को हटा के अब जर्मन लैंग्वेज सीखने के लिए सबको बुलाया जाएगा। ठीक है। तो उसकी वजह से ही फ्रेंच जो टीचर थे वो उनका लास्ट क्लास था, और वही स्टोरी हम लिटरेचर में पढ़ेंगे लास्ट लेसन में। तो यहाँ पे वही चीज है, देखो फ्रैंको जर्मन वॉर हुई थी 1871 में। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एवरी मेजर पावर बिगैन स्टॉक पिलिंग आर्मामेंट्स इन द नेम ऑफ सेल्फ डिफेंस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ पीस। अब हर कंट्री पीस के नाम पे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, स्ट्रॉन्ग आर्मामेंट्स बनाना शुरू कर देती है। ठीक है। वो सोचते हैं कि भाई अगर मेरा स्ट्रॉन्ग आर्मामेंट्स होगा तो मेरा कंट्री सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, हम किसी वॉर में हारेंगे नहीं, मेरा डिफेंस स्ट्रॉन्ग होगा। तो इस तरीके से ना हर कंट्री अपना अपना बेटर करने के लिए स्ट्रॉन्ग आर्मामेंट्स बनाने का कोशिश करती है। ओके। एज अ रिजल्ट, इफ वन कंट्री इंक्रीज्ड इन आर्मामेंट्स, अदर कंट्रीज वर कंपेल्ड टू डू द सेम। अगर कोई एक कंट्री अपना आर्मामेंट्स को इंक्रीज करती है ना, तो जो दूसरी कंट्री वो भी अपना इंक्रीज करती है। जैसे मैंने क्या बोला, एक्स और वाई कंट्री है, अगर एक्स कंट्री अपने पावरफुल आर्मामेंट्स को बढ़ाती है, न्यू वेपन्स बनाती है, तो वाई कंट्री क्या करेगी? वो भी अपने पावरफुल वेपन्स बनाएंगे। तो वो क्या सोचेंगे, भाई अगर ये जर्मनी अगर एक्स कंट्री यहाँ है ना, तो वाई भी हम भी यहाँ पहुंचना है। ठीक है। हमें भी यहाँ, अगर वो वहां पे है तो हमें भी यहाँ पहुंचना है। उसकी वजह से ना एक रेस होता है। ठीक है। देखो, इट फिल्ड द एटमॉस्फेयर विद फियर, एप्रीहेंशन एंड म्यूचुअल हेट्रेड। जिसकी वजह से क्या हुआ, एक म्यूचुअल हेट्रेड सबके मन में चालू हो गया। ठीक है। In order to protect her colonies in Africa and few islands in the Pacific, Germany began to build a powerful navy with a view to achieving a parity with Britain। अब जर्मनी जो है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट थी, तो उसने क्या किया, अपनी पावरफुल नेवी बनाना शुरू कर दी। उसने क्या किया, अपनी पावरफुल नेवीज को स्टार्ट कर दिया। ये जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो ना, इसे हम कहते हैं इंपरेटरशिप। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चीज था जो जर्मनी के पास है। इससे स्ट्रॉन्गेस्ट अब आज तक कुछ भी नहीं था, ना ही उन लोग के पास था। ये किसके पास था? सिर्फ जर्मनी के पास, इंपरेटरशिप। ओके। ब्रिटेन एंड फ्रांस वर कंसर्न्ड विद जर्मनीज ग्रोइंग मिलिटरी स्ट्रेंथ। अब ब्रिटेन और फ्रांस देखिए भाई जर्मनी का मिलिटरी स्ट्रेंथ तो बहुत स्ट्रांग हो रहा है, तो उसको कंसर्न होने लगा कि भाई हम तो कहीं वीक ना हो जाए। अगर हम वीक हो गए तो क्या बोला था मैंने, इंप्रेशन का मतलब क्या होता है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री होती है वो वीकेस्ट कंट्री के ऊपर हमला करती है, उसे उस पर कब्जा करती है। तो ब्रिटेन फ्रांस को क्या लगने लगा कि भाई वो लोग स्ट्रांग होने वाले हैं, उनकी मिलिट्री पावर स्ट्रांग हो रही है, तो भाई हमें भी स्ट्रांग होना पड़ेगा। ठीक है। अभी यूरोपियन कंट्रीज एंड गेव राइज टू द रेस ऑफ आर्मामेंट्स। अब ये जो चीज थी ना, ये सबके मन में क्या आ गया, कंपटीशन आ गया कि भाई अगर उसका सबसे अच्छा है तो हमें भी अपना अच्छा करना होगा। जिसकी वजह से सबके अंदर म्यूचुअल हेट्रेड आ गया और एक रेस ऑफ आर्मामेंट्स शुरू हो गई। ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड क्या, डिवीजन ऑफ यूरोप। अब इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया और जापान ये किस कौन से ग्रुप में थे, ट्रिपल एंटिटी में थे। ओके। ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर, इटाली और जर्मनी कौन से ग्रुप में थे, ये लोग थे हमारे जर्मनी ग्रुप में, सॉरी ट्रिपल अलायंस के ग्रुप में। तो ये दो ग्रुप्स थी, ट्रिपल एंटिटी और ट्रिपल अलायंस। ये आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये शायद एमसीक्यू में भी आ सकता है, शॉर्ट आंसर में भी आ सकता है, या फिर बहुत शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी आ सकती है ये क्वेश्चंस। ठीक है। तो ये था डिवीजन ऑफ यूरोप, थर्ड कॉज। फोर्थ क्या, साराजेवो क्राइसिस, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब देखो, ऑस्ट्रिया हंगरी के एम्पायर, हायर ऑफ द थ्रोन आर्चड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, इनका डेथ हो गया था 28 जून 1914 साराजेवो बॉस्निया में। ठीक है। अब
Archduke Francis Ferdinand, the heir to the throne of the Austria-Hungary, was assassinated at Sarajevo, capital of Bosnia, on 28 जून 1914। तो इनको सबको इन्हें मार दिया था मिलके। कब? डेट याद रख लो भाई, कब मारा था? 28 जून 1914 को, ठीक है। Assassination was organized by a secret society called Black Hand। अब ये जो सोसाइटी है ना बॉस्निया के, ठीक है, इन्हीं के लोगों ने मारा था। इनको क्या बोलते हैं हम? ब्लैक हैंड। क्या बोलते हैं? ब्लैक हैंड, या फिर यूनियन ऑफ डेथ टू यूनाइट ऑल सर्बियंस इनटू अ सिंगल सर्बियन स्टेट। ठीक है, क्यों मारा इनको? ताकि सारे सर्बियंस लोग स्टेट जो है ना वो यूनाइट होके एक हो जाएं, ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या किया? आर्चड्यूक फ्रांसिस को मार दिया, असैसिनेट कर दिया। ऑस्ट्रिया सर्व्ड एन अल्टीमेटम ऑन सर्बिया ऑन जुलाई 23 मेकिंग 11 डिमांड्स। ऑस्ट्रिया डिक्लेयर्ड वॉर ऑन सर्बिया। अब इसी के बाद क्या हुआ? क्योंकि इनको सब लोगों ने मार दिया था तो उन्होंने क्या किया? सर्बिया के ऊपर एक वॉर डिक्लेयर कर दी। डेट क्या है? ठीक एक महीना बाद, 28 जुलाई 1914, जिसमें रशिया ने सर्बिया को सपोर्ट किया। जर्मनी ने किसके ऊपर वॉर डिक्लेयर किया है? रशिया के ऊपर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, किसने सपोर्ट किया? रशिया, सर्बिया को। रशिया ने सर्बिया को सपोर्ट किया था, तो जर्मनी क्या किया? वो भी आ गया इसमें, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, ब्रिटेन डिक्लेयर्ड वॉर ऑन जर्मनी टू कैप्चर जर्मन कॉलोनीज। अब ब्रिटेन क्या किया भाई? सर्बिया रशिया को सपोर्ट कर रहा है, जर्मनी आ गया उसको उससे लड़ने के लिए, तब ब्रिटेन क्या करेगा? जर्मनी के ऊपर हमला करेगा, ठीक है ना। तो सब आपस में लड़ रहे हैं। टर्की एंड बल्गेरिया ज्वाइंड ऑन द साइड ऑफ जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड देयर एलाइज वेर कॉल्ड द एलिड पावर। अब इन लोगों को क्या बोलते हैं हम? एलिड पावर बोलते हैं, ठीक है। व्हाइल जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया हंगरी वेर कॉल्ड द सेंट्रल पावर्स। तो इनको हम कहते हैं सेंट्रल पावर्स, इनको हम क्या कहते हैं? एलिड पावर, ठीक है। तो डेथ कब हुआ था? 28 जून 1914 को। किनका डेथ हुआ था? आर्चड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, जो कि हायर ऑफ द थ्रोन थे ऑस्ट्रिया हंगरी के। और वॉर कब हुआ? 28 जुलाई 1914, ठीक है। अब देखो, ये तो हो गया 4 कॉजेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब जब कोई वॉर होता है उसके बाद एक डिसीजन होता है कि भाई ये तो वॉर खत्म हो चुका है, तो अब ना इसका जो लॉस हुआ है, जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, जो डिवास्टेशन हुआ है, जो लॉस हुआ है, तो उसको बियर कैसे करेंगे? तो एक पंचायत होता है ना, वैसे देखो क्या होता है। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। विक्टोरियस एलिस मेट इन अ कॉन्फ्रेंस फर्स्ट इन वर्साइल्स। तो वर्साइल्स जगह का नाम है, वहां पे कॉन्फ्रेंस हुई थी। क्या है देखो, टर्म्स ऑफ द पीस ट्रीटीज वर रियली डिसाइडेड बाय वुडरो विल्सन। अब उस ट्रीटी के जो टर्म्स थे ना वो किसने डिसाइड किया था? वुडरो विल्सन प्रेसिडेंट। किसके प्रेसिडेंट है वो? यूनाइटेड स्टेट्स के। लॉयड जॉर्ज किसके प्राइम मिनिस्टर है? वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर है। जॉर्ज क्लेमेंक्यू किसके प्रेसिडेंट है? वो प्राइम मिनिस्टर है वो फ्रांस के। जिसकी वजह से क्या हुआ? एज अ रिजल्ट डिस्कशन कहाँ पे हुआ था? पेरिस कॉन्फ्रेंस था, ठीक है, ऑन जून 28, 1919। एक चीज और देखो, 1914 से 1919 आ गए हम। कितने साल वॉर चला? देखो इतना टाइम तक वॉर चला था, 1919 तक, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल फिर साइन हुआ था, ओके। इट एंडेड द वॉर, फिर वॉर खत्म हो गया, लेकिन फिर जागरूक होगा वो लोग। देखो, बेसिस ऑफ द ट्रीटी वाज अमेरिकन प्रेसिडेंट विल्सन्स 14 पॉइंट्स। ट्रीटी वाज डिजाइन्ड टू प्रिवेंट जर्मनी फ्रॉम गोइंग टू वॉर अगेन, ठीक है। इस ट्रीटी में क्या बोला गया कि भाई जर्मनी को अब वॉर में नहीं जाना है, उसके ऊपर पूरा इल्जाम डाल दिया गया। अब इसमें कुछ टर्म्स है, देखो टर्म्स ऑफ ट्रीटी क्या क्या है। देखो पहला क्या है कि जर्मनी को बोल दिया गया कि भाई तुम्हारे गिल्टी की वजह से ये सब कुछ हुआ है, तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है, तो यू आर द गिल्टी ऑफ अग्रेशन, ठीक है। क्या बोला गया कि डिक्लेयर जर्मनी गिल्टी ऑफ अग्रेशन। जर्मनी वाज रिक्वायर्ड टू पे फॉर द लॉस एंड डैमेजेस एट $33 बिलियन। अब जर्मनी को बोला गया भाई तुमको सारे लॉस को बियर अप करना होगा, $33 बिलियन पे करना होगा तुमको। किसको? जर्मनी को, ठीक है। एरिया ऑफ द राइन वैली वाज टू बी डिमिलिटराइज्ड। जर्मनी लॉस्ट एल्सेस-लॉरेन टू द फ्रांस, यूपेनेट मालमेडी टू द बेल्जियम एंड स्केल्सविक टू डेनमार्क। ये सारे टेरिटरीज जो थे ना वो जर्मनी ने लूज कर लिया था, लॉस्ट हो गया उसका, ठीक है। उसके बाद जर्मनी सेडेड पार्ट्स ऑफ हर प्री वॉर टेरिटरी टू डेनमार्क, बेल्जियम, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया एंड फ्रांस, ओके। कोल माइंस, देखो कोल माइंस कितना महंगा होता है, तो जर्मनी में जो कोल माइन थी ना जिसको हम सार कहते हैं, उसको फ्रांस को दे दिया गया 15 इयर्स तक, ठीक है। कंट्रोल कौन करेगा? उसके जर्मनी के कोल माइंस पे फ्रांस कंट्रोल करेगा, ठीक है। नंबर 7 पॉइंट क्या है? जर्मनी लॉस्ट ऑल हर कॉलोनीज टू द विक्टोरियस एलिस। किसको लॉस्ट हो गया? सब कुछ वो उन्होंने एलिस पावर्स को दे दिया, ठीक है। 8 पॉइंट क्या? जर्मनी आर्मी वाज रेस्ट्रिक्टेड टू फोर्स ऑफ 1 लाख सोल्जर्स एंड द नेवी वाज लिमिटेड टू 1500 men and 24 ships। अब ना एक लिमिट लगा दिया गया। देखो क्या है कि भाई 1 लाख सोल्जर्स तुम्हारे होंगे, ठीक है। नेवी को लिमिट लगा दिया भाई 15,000 नेवीज होंगे और सिर्फ 24 ही शिप होगी, ठीक है। नेक्स्ट, द एयर फोर्स एंड सबमरीन्स वे बैंड। ये सब कुछ भी बैन कर दिया गया, किसका? जर्मनी का, ठीक है।
ट्रेटी अफर्म्ड द कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ बेल्जियम, पोलैंड, स्लोवाकिया एंड यूगोस्लाविया। तो सब कुछ किसके ऊपर बेसिस हो गया भाई? जर्मनी के ऊपर। ठीक है, सब कुछ किसकी वजह से हुआ? जर्मनी के ऊपर हुआ। सारा इल्जाम किसके ऊपर लग गया? जर्मनी के ऊपर लग गया। तो अब एक बात बताओ, अगर कोई स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री, उसको तुम बार बार सारे इल्जाम उस पर लगा रहे हो, तो उसका एक ईगो हर्ट होगा ना, तो उसका ईगो हर्ट होगा, फिर राइज होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो सुनते जाओ ध्यान से। अब और क्या हुआ? देखो, टेरिटोरियल अरेंजमेंट्स। तो ये सारे स्टेप्स है जो वॉर के बाद लिया गया। देखो, period after the war saw the beginning of the end of the European supremacy in the world. Economically and militarily, the United States surpassed Europe to emerge as a world power. 3 ruling dynasties were destroyed. कौन-कौन से? रोमानोव इन रशिया डिस्ट्रॉय हो चुका था, ठीक है, होहेंजोलन इन जर्मनी डिस्ट्रॉय हो चुका था, और हैब्सबर्ग इन ऑस्ट्रिया हंगरी डिस्ट्रॉय हो चुका था। वॉर के बाद जो है ओटोमन्स केम टू एन एंड इन टर्की। ठीक है, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी भी 2 सेपरेट कंट्री बन गई थी। देखो, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी बिकेम सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ठीक है, स्लोवाकिया and Yugoslavia emerged as independent states. Thus, the war gave a serious blow to the autocratic monarchical system and led to the development of democracy in Europe. ठीक है, अब ये जो वॉर की जो ट्रेटी थी ना, इस वॉर की वजह से बहुत ज्यादा डेवलपमेंट, बहुत ज्यादा चेंजेस आए थे। ठीक है, तो ये था टेरिटोरियल अरेंजमेंट जिसका इसका लॉसेस हुआ था। अब देखो, फॉर्मेशन ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। अब बहुत इंपॉर्टेंट, अब जो है ना, अब लीग ऑफ नेशन का फॉर्मेशन हुआ। तो हॉरर्स ऑफ वॉर कन्विंस द लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड दैट देयर मस्ट बी अ मैकेनिज्म टू प्रिवेंट वॉर एंड प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो सब लोगों ने सोचा, भाई लीडर्स लोग सोचे कि भाई अगर ऐसा चलता रहा तो भाई किसी के ऊपर पीस, किसी को पीस नहीं मिलेगा, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? एक प्रिवेंशन मेथड निकालना होगा ताकि वॉर कभी भी ना हो, उसको प्रिवेंट कर सके हम लोग। तो आया लीग ऑफ नेशन। दिस रिजल्टेड इन द सेटिंग अप ऑफ द लीग ऑफ नेशन इन 1920। और ये कब सेटअप हुआ? 1920 में। Wilson's 14 point included the creation of an international organization for the preservation of peace. अब भाई इंटरनेशनली पीस होना चाहिए, तो उसकी वजह से आया था लीग ऑफ नेशन, टू गारंटी द इंडिपेंडेंस ऑफ ऑल स्टेट्स, ताकि हर स्टेट्स को इंडिपेंडेंस मिले, हर स्टेट इंडिपेंडेंट हो। अभी तो लीग ऑफ नेशन का एम्स और ऑब्जेक्टिव्स था क्या? पहला क्या था? All the states of the world were prohibited from entering into any secret treaties and alliance. सारे स्टेट्स को बोल दिया गया भाई तुम लोग किसी भी तरीके के सीक्रेट ट्रेटीज या अलायंस में नहीं जा सकते हो। ओके, नेक्स्ट, मेंबर स्टेट्स वर नॉट सपोज्ड टू मेंटेन ह्यूज आर्मीज। जो जर्मनी है उसको क्या बोला गया? भाई आप लोग ह्यूज आर्मीज नहीं बनाओगे, ठीक है, वॉरशिप्स नहीं बनाओगे, और डिस्ट्रक्टिव आर्मामेंट्स भी आप लोग नहीं बनाओगे। ठीक है, ऑल स्टेट्स वर टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स इंडिपेंडेंस, और हर स्टेट एक दूसरे के स्टेट को इंडिपेंडेंस को रिस्पेक्ट करेगा। ठीक है, all states were to refer their mutual disputes if any to the League of Nations for a peaceful settlement। और हर स्टेट को म्यूचुअल डिस्प्यूट्स की तरह, मतलब म्यूचुअली हर कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना होगा। ओके, नेक्स्ट, member states were to take necessary actions as directed by the League of against any state which tried to disturb world peace and order। और जो मेंबर वाले स्टेट, अगर मान लो जैसे जर्मनी और फ्रांस में लड़ाई हो रहा है, तो मेंबर स्टेट जो है वो उन लोगों की शांति, उन लोगों की लड़ाई को रोकेगा। ठीक है, तो ऐसा लिखा था लीग ऑफ नेशंस में। ठीक है, ताकि वर्ल्ड का पीस डिस्टर्ब ना हो। Apart from political functions, League of Nations was supposed to promote cultural, social and economic cooperation among the members of state। अब देखो, जो 7th पॉइंट लिखा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है कि भाई जितने भी कॉमन सिटीजन लोग हैं ना, उनको सारे नीड्स को आप लोगों को सेटिस्फाई करना होगा, सारे नीड को फुलफिल करना होगा। लेकिन ये फुलफिल होता है? नहीं होता है। इसलिए होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, क्योंकि सिटीजन्स का हमारा सारा जो डिमांड है फुलफिल नहीं होता है, इसलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर आता है। ठीक है, तो गाइस ये था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे नेजिज्म एंड फेसिज्म। तो चैनल पे एक्टिव रहो। ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।